नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 4 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन, महबूबा मुफ्ती बनेंगी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। बीजेपी पीडीपी की राज्यपाल से जल्द मुलाकात। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे की जांच के लिए पहुंची फॉरेंसिक टीम। हिरासत में लिए गए कंस्ट्रक्शन कंपनी के 5 अधिकारी। टीएमसी और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप तेज। धार्मिक स्थलों पर पूजा महिलाओं का मौलिक अधिकार, बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। जिम्मेदारी निभाए सरकार, कल शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा करेगी भूमाता भी। पठानकोट हमले की जांच के लिए एनआईए जाएगी पाकिस्तान। तारीखों का ऐलान होगा जल्द। भारत ने की जैश आतंकियों के आवास के नमूनों की मांग। संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर चीन के वीटो से भारत नाखुश। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, जल्द कराएंगे विरोध दर्ज। चीन ने फैसले को बताया जायज। और आइए देखते हैं पहली खबर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की कोशिश को चीन के वीटो पर नाराजगी जताई है और इस मामले में उचित कदम उठाने की बात कही है। वहीं चीन ने सफाई दी है कि ये नियम और तथ्यों के आधार पर लिया गया फैसला है। आतंकी सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव पर चीन के वीटो पर भारत ने नाखुशी जाहिर की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चीन का कदम ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय इस मामले को चीन के सामने उठाएगा और विरोध दर्ज कराएगा। क्योंकि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो हम लोगों को तो क्या जो हमको करना है वही करेंगे, तो विदेश मंत्रालय उसको सही तरीके से आपको रिएक्शन दे सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार पर इस मामले में सही तरीके से भारत का पक्ष नहीं रखने का आरोप लगाया है। The denial of India's plea to characterize JEM and Azhar Masood as a terrorist/banned organization and the failure to put him in the category of organizations like Al-Qaeda or ISIS is particularly offensive. विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से साफ है कि भारत विरोधी नीतियों को लेकर उसका क्या रुख है। चाइना ने 2 बार ये वीटो का उपयोग किया है ये मसूद अजहर के बारे में। उनकी जो नीतियां हैं पाकिस्तान के प्रति, ये बिल्कुल इससे साफ प्रकट होता है कि पाकिस्तान के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, जो भारत विरोधी नीतियां हैं, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चीन ने वीटो के फैसले का बचाव किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये नियम और तथ्यों के आधार पर उठाया गया तटस्थ कदम है। चीन ने दूसरी बार जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को प्रतिबंधित सूची में डालने की भारत की कोशिशों पर वीटो किया है। भारत ने पठानकोट हमले के बाद फरवरी में संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा था, लेकिन गुरुवार को चीन ने यूएन कमेटी को फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाने के लिए वीटो कर दिया। इससे पहले 2008 के मुंबई हमले के बाद मसूद अजहर पर बैन के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में उसके संगठन जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है खास मेहमान पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार जी। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके से चीन ने वीटो किया है, असल में क्या इसे ये कहा जाए कि भारत की विदेश नीति के लिहाज से एक बड़ी चूक या फिर एक बड़ी शिकस्त इसे माना जाए, या फिर आमतौर पर जो वीटो वाले कंट्री हैं वो ऐसे मसलों पर एक अपनी अलग राय रखते हैं? देखिए, इसमें जो बात साफ जाहिर है कि जो अखबार में खबर आ रही हैं उसमें कहा है कि चीन ने टेक्निकल होल्ड उसके ऊपर लगाया है। इसका मतलब ये है कि एक प्रोसीजरल उन्होंने ऑब्जेक्शंस के ऊपर लगाया है और फैक्ट्स जो हैं, जो मतलब उनके मसूद अजहर के मामले में जो फैक्ट्स हैं उसको एक नज़रअंदाज करके उसको हटा कर एक तरफ प्रोसीजरल इशू पे उन्होंने उसको रोक लगाया है। तो मेरे हिसाब से इसमें 2 मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि उन्होंने एक अपना ओपिनियन नहीं जाहिर किया कि जो एविडेंस जो है हमारे पास है मसूद अजहर के बारे में, उस एविडेंस के बारे में उनकी क्या राय है, उनका क्या असेसमेंट है। दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है एक तो उन्होंने बताया कि जो चीन के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि जस्ट और ऑब्जेक्टिव
तरीके से उन्होंने इस चीज़ को लिया है। और साथ साथ ये भी कहा है कि सभी पार्टीज जो हैं वो मिल करके कम्युनिकेशन अपना पूरा रख करके जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उसके खिलाफ एक्शन लें। तो एक बात इसमें जाहिर होती है, ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान के समर्थन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात में जाहिर ये होती है कि उन्होंने ये लिया है फैसला इस प्रकार का, वो ये कि अभी जो है पाकिस्तान की टीम भारत में आई हुई थी और मसूद अजहर के बारे में बात हो रही थी और भारत की टीम वहाँ जाएगी और हमने भी कहा है पाकिस्तान से कि हमको मसूद अजहर से जो है उसको इंटरोगेट करने का मौका मिलना चाहिए हमको। तो अगर ये वो उन्होंने जिस दृष्टिकोण से लिया है कि ये जो है कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो इस वजह से अभी इसके ऊपर कोई फैसला अभी नहीं लेंगे। दूसरी बात ये ज़रूर है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की GIT जो यहाँ पे जो टीम आई थी, उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष के बाद कोई मसूद अजहर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो मतलब कहने का कि उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा करके अपना एक इस प्रकार से फैसला लिया है। लेकिन दूसरी बात जो बड़ी जो मुझे नज़र आती है उसमें ये कि चीन जो है, हालांकि ये पाकिस्तान के समर्थन में इस सैंक्शंस कमेटी के सामने जो है कई बार उन्होंने एक्शन लिया है जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा एक प्रकार से जो भारत पर प्रेशर उनके ऊपर डाल रहा है, उस प्रेशर से हम समझते हैं कि ये जो उनका टेक्निकल उन्होंने एक पक्ष की तरीके से रखा है, उसको जो है अगर प्रेशर बनता रहा और विशेष रूप से जब ये देखा जाए कि और जो देश हैं उसकी UN सिक्योरिटी काउंसिल के अदर जो मेंबर्स हैं, जब वो भारतवर्ष की बात मान रहे हैं, तो उनको जो अलग थलग पढ़ने की जो एक प्रकार से जो उनकी जो परिस्थिति बन जाएगी, एक प्रकार से उनका प्रभाव उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक तो बात यह है, दूसरा ये कि भारत और चीन के साथ जो है टेररिज्म के ऊपर वार्तालाप चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से उसमें ये समझते हैं कि भारतवर्ष के साथ टेररिज्म के ऊपर डायलॉग है, उनके हित में है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अभी जो है, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने कि फाइनल फैसला इसके ऊपर लिया है, जो मुझे समझ में आ रहा है। इनिशियल फैसला आप करें, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके का स्टैंड मैं कहूँ कि दुनिया के तमाम देश इस वक्त हैं, क्योंकि पिछले हाल के कुछ महीनों में देखें लगातार एक के बाद एक घटनाएं अलग देशों में हुई हैं, ऐसे में चीन का अगर एक टेक्निकल ग्राउंड पर स्टैंड लेना, क्या उसकी आतंकवाद के खिलाफ उस नीति को दिखाता है कि बैड, जो मैं कहूँ टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट वाली जो एक थ्योरी पाकिस्तान की, उसी थ्योरी को शायद चीन भी ऑप्ट कर रहा है और दोनों इस मसले पर एक साथ खड़े दिखते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि वो उनके जो दिमाग में जो बात इस वक्त ये जो मुझे समझ में आती है वो ये कि पाकिस्तान से जो है वो पाकिस्तान को समझते हैं कि वो भारतवर्ष का एक प्रकार से बैलेंसिंग एक फैक्टर है साउथ एशिया में, इस वजह से पाकिस्तान उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जब उनके पाकिस्तान के साथ संबंध, इकोनॉमिक संबंध गहरे हो रहे हैं कि वो जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह जो बना रहे हैं, इस प्रकार से $46 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको भी ये समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से हमारा जो प्रयास यही है कि वो समझें इस बात को कि अगर पाकिस्तान को अगर बैलेंसिंग के रखना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान अस्थिर होएगा तो उसमें न केवल उनका नुकसान है बल्कि क्षेत्र का भी नुकसान है। तो दोनों दृष्टिकोण से और जब अगर बैलेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ इतना पैसा वो लगाने की कोशिश बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीति है टेररिज्म को बढ़ावा देने की, उससे ही पाकिस्तान का खुद का नुकसान, उनको जो है इंस्टेबिलिटी, उनके यहाँ फ्रेजिलिटी, जैसे आपने देखा लाहौर में भी हुआ, इससे पहले पेशावर में भी हुआ, तो वो जो एक प्रकार से जो एक फ्रेजिलिटी की परिस्थिति पैदा हो रही है पाकिस्तान के को देखते हुए, तो उनको इस पे जो है एक अपना जो है रवैया बदलना ज़रूर पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ। और हमारा प्रयास ये रहेगा कूटनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, कि उनको एक तो आइसोलेशन का प्रेशर पड़े उनके ऊपर, और दूसरा ये कि उनको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब तक कि वो पाकिस्तान को प्रेशर नहीं डालेंगे कि उनकी जो ये नीति है पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, कि वो नीति जो है ना तो चीन के हित में है और ना ही पाकिस्तान के हित में है। तो ये देखने की बात है। एक आखिरी सवाल सर, जो टेक्निकल ग्राउंड पर फिलहाल होल्ड, मैं कहूँ जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया कि फाइनल ये डिसीजन नहीं है, इसके बाद का प्रोसेस क्या ये भी इजाज़त देता है, चीन उसको वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, क्या किस तरीके का प्रोसीजर होता है इसके बाद आगे? देखिए, इसके बाद जो ये है कि वो जो जैसे मुझे लगा कि अभी जो उन्होंने कहा, जैसे समझ में आया कि वो GIT यहाँ आई हुई थी, वो भारतवर्ष की वहाँ पे टीम जाएगी, फिर उसके बाद तो ऐसा लगता है मुझको देख करके कि एक मतलब अल्टीमेटली तो उनका फैसला लेने की बात है, क्योंकि उनको सारी बातें मालूम हैं और होनी चाहिए। तो उस वक्त जो है जैसे परिस्थिति बनेगी तो ये टेक्निकल होल्ड हटा भी सकते हैं और ना भी हटाएं। हालांकि जो देखने में मिल रहा है इस वक्त जो आ रहा है, उसमें आप कहें कि उन्होंने अभी तक कंसिस्टेंटली पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन क्योंकि परिस्थिति बदल ही रही है, जैसा मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है, क्षेत्रीय परिस्थिति, तो हो सकता है कि अगर प्रेशर उनको बनाया जाए, और न केवल हमारा प्रेशर बल्कि और देशों का प्रेशर उनको बने
कि जो टेररिज्म जो है वो जब भी ख़त्म होगा जबकि पाकिस्तान के जो है वो अपनी रवैये को बदलने के लिए उसको बाध्य किया जाए। तो हो सकता है तब परिवर्तन आए। ये कहना मुश्किल है कि अगर जो है वो फाइनल डिसीजन ना लेंगे तो उस फाइनल डिसीजन में अपनी बात को बरकरार रखेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत के साथ कुछ निगोशिएट भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको अपना डिसीजन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको ऐसी उम्मीद दिखती है? हाँ, ये हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है इसके बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली जो डायलॉग हमारा चाइना के साथ चल रहा है उस डायलॉग के ज़रिए से हम प्रेशर उनको डाल सकते हैं। और भी तरीके हैं और एक बेसिक बात ये है कि एक समझाने की बात है कि भाई आपको जो आपने हित समझते हैं वो हित जो हैं वो हित आपके हित में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो आपके लिए आपके इंटरेस्ट को नहीं सपोर्ट करेंगी और उनके अपने ही इंस्टेबिलिटी वहाँ बढ़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेन जी इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया है। वॉशिंगटन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर लगाम लगाए बिना परमाणु सुरक्षा पर बात करना बेमानी है और उसका आतंकवादी मेरा आतंकवादी नहीं है की धारणा से बचना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु सुरक्षा एक बाध्यकारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए और सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पालन करना होगा। चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉशिंगटन में रात्रि भोज पर बराक ओबामा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बढ़ते आतंकवाद के खतरे के बीच परमाणु सामग्री की सुरक्षा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का नेटवर्क वैश्विक तौर पर मौजूद है जो आधुनिक तकनीकों से लैस होकर हिंसा का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र की तरह करता है। परमाणु तस्करों और आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करने वाले सरकारी तत्व परमाणु सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। इससे निपटने के लिए अब भी हम राष्ट्रीय स्तर पर ही काम कर रहे हैं। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रसेल्स आतंकी हमला दिखाता है कि परमाणु सुरक्षा पर मंडराने वाला खतरा कितना वास्तविक और तात्कालिक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु सुरक्षा एक बाध्यकारी राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह धारणा छोड़ दीजिए कि आतंकवाद किसी और की समस्या है, उसका आतंकी मेरा आतंकी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि एशिया में परमाणु सुरक्षा और उत्तर कोरिया का रवैया बड़ी चुनौती है। In the wake of the Brussels attack, with our memories of the tragedy in Paris, we have not only great urgency around the nuclear issue, but eliminating generally the scourge of terrorism. सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि ऐसे देशों पर दबाव बनाने की जरूरत है। समय आ गया, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को सीरियसली सोचना चाहिए और उन सभी देशों पे प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए जो आईएसएस या अलकायदा या दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स जितने भी हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उनके माध्यम से अपनी इन्फ्लुएंस को क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के बीच परमाणु सामग्री का प्रबंधन दुनिया भर में चिंता का केंद्र बना हुआ है। चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 50 से ज्यादा देशों के नेता वॉशिंगटन में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। हिंदुस्तान के आदिवासियों की सबसे पुरानी सभ्यता, विलुप्त होती आदिम सभ्यता पर विशेष श्रृंखला। अंडमान निकोबार में राज्यसभा टीवी की टीम पहली बार आदिवासियों पर विशेष कार्यक्रम अंडमान के आदिवासी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पीडीपी नेता अमिताभ भट्ट ने आज पीटीआई को ये जानकारी दी है। वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। वहीं दिल्ली में बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी ऐसे ही संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में सरकार गठन की पूरी संभावना है। सरकार गठन के मसले पर महबूबा मुफ्ती और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह की मुलाकात भी हो चुकी है। राज्य में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लगा हुआ है।
वो मुफ्ती जी की बीजेपी के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर निर्मल सिंह जी से भी बात हुई है। उसके बाद दोनों पार्टियां अब मिलकर सरकार बनाने के लिए लगभग अपनी सहमति तय कर लिए है। जल्दी गवर्नर से मिलकर आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। हरीश रावत ने नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उत्तराखंड के लिए जारी विनियोग अध्यादेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। याचिका में दलील दी गई है कि वित्त विधेयक उत्तराखंड में विधानसभा पहले ही पारित कर चुका है और ऐसे में केंद्र उसे दोबारा पारित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड के खर्च के लिए विनियोग अध्यादेश को मंजूरी दी है। इससे अप्रैल से जुलाई तक राज्य के खर्च की व्यवस्था की गई है। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायकों के मामले में सुनवाई भी 11 अप्रैल तक टाल दी है। हमने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था और हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस किया है और हमने याचिका में ये डाला है कि ये जो कदम उठाया है केंद्र सरकार ने ये असंवैधानिक है। उस इशू पे नोटिस हुआ है और हमारे स्टे एप्लीकेशन पे भी नोटिस हुआ है और ये सुनवाई अब 6 तारीख को होगी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पाकिस्तान जाएगी। एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जांच टीम ने इस बारे में उन्हें बताया गया है और उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। दौरे की तारीख बाद में तय होगी। इस्लामाबाद से जांच टीम आज भारत लौट गई और एनआईए प्रमुख के मुताबिक टीम को ठोस सबूत सौंपे गए हैं। 27 मार्च को भारत आई पाकिस्तानी टीम ने पठानकोट एयरबेस का दौरा भी किया था और 16 चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए। The NIA sought voice samples of some senior office bearers of JEM and DNA sample of the mother of slain terrorist Nasir Hussain. The GIT was also requested to verify the various articles seized from the terrorists, including arms and ammunition. कोलकाता पुलिस ने निर्माणाधीन पुल हादसे की जांच तेज कर दी है। कंपनी के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन घटना पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कोलकाता में गिरे निर्माणाधीन पुल का मलबा हटाने का काम पूरा होने के बाद पुलिस ने आरोपी कंपनी IVRCL के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। FIR दर्ज करने के एक दिन बाद कंपनी के 5 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की एक टीम अधिकारियों से पूछताछ के लिए कंपनी के मुख्यालय हैदराबाद भी पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का दौरा कर अहम सबूत जुटाए। 23টা ডেড বডিকে রিমুভ করা হয়েছে, একটা ডেড বডি এখনো ট্র্যাপড আছে। বাকি যারা ইনজার্ড আছে সব হসপিটালে কিছু লোক ডিসচার্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটাল সংখ্যা হচ্ছে 89 এন্ড যারা কোম্পানির লোক আছে ওদের মধ্যে কিছু লোককে ডিটেইন করা হয়েছে, আমরা ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছি। पुल गिरने को दैवीय प्रकोप बताने वाले कंपनी के अधिकारियों ने अब इसे दुर्घटना बताया है। The act of God is just an expression that is used only to describe that it is under no one's control. We are anxious to know why it happened as well. We want to know the reason why it happened. हादसे के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। CPM ने दोषी अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उनका तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन JNURM के अगर आप देखें प्रोटोकॉल, उसमें साफ है कि जो सरकारी एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम बोल रहे हैं ये तमाम बातों के ऊपर तहकीकात होना चाहिए। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है। इसकी CBI से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है बल्कि करप्शन नेक्सस है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि CPM शासनकाल में दिए गए पुल के ठेके की योजना और डिजाइन में कई खामियां थीं। From the very beginning, local people had an allegation also. The design, the technique, and the way the bridge was proceeding was going to be completed. A huge portion of family people were opposing it from the very beginning. कोलकाता के व्यस्त बड़ा बाजार इलाके में गुरुवार को निर्माणाधीन पुल का 60 मीटर हिस्सा गिर गया था। पिछले 7 साल से यहां निर्माण का काम चल रहा था। हादसा हुआ, हादसों में मौतें हुई और मौतों पर राजनीति भी हुई,
लेकिन ये हादसा अपने पीछे कुछ सवाल जिंदा छोड़ गया है। इस हादसे के दोषी कौन हैं और जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? कैमरामैन जितेंद्र के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, कोलकाता। और इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि वो निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी रिव्यू करेगी, यानी कि समीक्षा होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसे महिलाओं का मौलिक अधिकार बताते हुए सरकार को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस मामले में विरोध कर रही महिलाओं ने कल मंदिर पहुंचने की बात कही है। अब महाराष्ट्र के शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं भी शनि को तेल चढ़ा सकेंगी। शुक्रवार को मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार को महिलाओं के पूजा करने में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल सभी वर्गों के लिए खुले हैं और वहां पूजा करना महिलाओं का मौलिक अधिकार है। फैसले के बाद महिला कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आ गया है। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। ये नारी शक्ति की जीत हुई है और हमने आंदोलन जो खड़ा किया था उसकी बहुत बड़ी ये जीत है। तो अभी आगे जो है वो आज कोर्ट ने आदेश किया है कि शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर महिलाएं जा सकती है। जहां पे पुरुष जा सकते हैं वहां पे महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। तो कल जो है वो शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सम्मान पूर्वक जाने वाले हैं। हमारी सभी महिलाएं जो है वो शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर दर्शन के लिए कल जाएगी। कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि इस मामले में किसी तरह का लैंगिक भेदभाव न हो, इसके लिए कानून को लागू कराया जाना बेहद जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील प्रमिला नेसर्गी ने कोर्ट के इस फैसले को उन तमाम धार्मिक स्थलों के लिए एक नसीहत बताया जो महिलाओं को पूजा से रोकते हैं। This will be an eye opener for all the temple authorities throughout the country. They shall not restrict our women. Be it what is that in temple in Ayyappa temple in Guru Kerala or any other temple where women are restricted. We have every right to go and we'll go. So also dargahs cannot restrict Muslim women. महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र हिंदू पूजा स्थल कानून लागू करने का भरोसा दिलाया। पिछले साल 29 नवंबर को एक महिला ने शनिदेव के चबूतरे पर जाकर पूजा की और तेल चढ़ाया, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। इसके बाद से महिला कार्यकर्ताओं ने ऐसे पूजा स्थलों पर महिलाओं के जाने और पूजा करने का अधिकार पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीषण सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड इलाके में लोगों का हाल बेहाल है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा है कि दोनों राज्यों के 13 जिलों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और बेहद खराब हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से इस बारे में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन के आरोप में 59 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनकी 10 नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया। पकड़े गए मछुआरे गुरुवार को अरब सागर में मछलियां पकड़ने के लिए गए थे और गिरफ्तार किए गए मछुआरों में से ज़्यादातर गुजरात के रहने वाले हैं। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ मछुआरों को रिहा किया था। पाकिस्तान ने 6 मार्च को 87 और 20 मार्च को 86 भारतीय मछुआरों को छोड़ा था और भारत ने भी 17 मार्च को कुछ पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को गैस की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई वो स्टॉक एक्सचेंज के पास है और धमाके से आसपास की कई इमारतों के शीशे टूट गए। काफ़ी देर तक आसमान में धुएं का गुबार भी छाया रहा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली कराया। घटना के बाद स्थानीय एजेंसियां सतर्क हो गईं और पेरिस आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। पिछले साल यहां पर आतंकी हमले में 130 लोग मारे गए थे। और कुछ अहम खबरें संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की सेवानिवृत्ति से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस मामले में दायर याचिका में जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 से बढ़ाकर 70 किए जाने की मांग की गई थी। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी के मामले में एक नया केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कर FIR दर्ज कराई है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया था। सरकार ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू से इसकी शुरुआत करेंगे।
इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। इस योजना का मकसद ग्राम पंचायतों को मजबूत करना है। भारत सरकार ने शुक्रवार को यमन की यात्रा करने वालों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिकों को किसी भी सूरत में यमन की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। हाल ही में यमन में एक भारतीय मूल के पादरी और नन की हत्या कर दी। कर्नाटक में केमिस्ट्री के पेपर लीक मामले में शुक्रवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कर्नाटक में पेपर लीक होने की वजह से 10 दिन में 2 बार केमिस्ट्री की परीक्षा टाली जा चुकी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ युवाओं ने श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के बाहर पाकिस्तानी झंडे लहराए और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। इससे पहले भी 25 मार्च को इस इलाके में पाकिस्तानी झंडे फहराने की खबर। ताजमहल का दीदार अब महंगा हो गया है। भारतीय पर्यटकों को ताजमहल देखने के लिए 20 की जगह 40 रुपए देने होंगे। वहीं विदेशी पर्यटकों को 750 रुपए की बजाय 1000 रुपए देने होंगे। सऊदी अरब और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा पर नकेल कसने के लिए संयुक्त रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पाकिस्तान स्थित अल रहमान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जामिया असरिया मदरसा शामिल है। बेल्जियम से गिरफ्तार पेरिस हमले के संदिग्ध सालेह अब्दुलसलाम को जल्द ही फ्रांस के सुपुर्द किया जाएगा। बेल्जियम ने अब्दुलसलाम के प्रत्यर्पण की तैयारी पूरी कर ली है। सालेह को 18 मार्च को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को एक बार फिर कम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी शहर सोनदोक से यह परीक्षण किया गया। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।